हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारबीज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के नोट्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले है यहाँ औरंगज़ेब के बारे में। जैसा कि हमें पता है औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ठीक है, इनकी जो डेथ थी वो 1707 में हुई थी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा एरियाज़ कैप्चर किए थे जिसे आज हम इंडिया कहते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी। ठीक है, तो उसी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो in 1600 Royal Charter granted to East India Company granting the sole right to trade with the East। तो 1600 में एलिजाबेथ से इन ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड वालों के जो कंपनी के मेंबर्स थे उन्होंने ग्रांट किया, उन्होंने मांगा कि उन्हें इंडिया के साथ ट्रेड करने का एक सोल राइट दें। सोल राइट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इसका बेसिकली मतलब था कि वो मतलब पूरे इंग्लैंड में कोई भी कंपनी इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है, पर कोई और कंपनी इंग्लैंड की नहीं कर सकती है। ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड की कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी बाउड गुड्स एट चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट अ हायर प्राइस इन यूरोप। इसे हम मर्सेंटाइल भी कहते हैं। मर्सेंटाइल और इसमें की डेफिनेशन यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? इंडिया से चीप मतलब सस्ते दाम में ख़रीद रही थी और महंगे दाम में इंग्लैंड में बेच रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों की हाई प्राइस थी। नेक्स्ट इज कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। तो कॉटन और सिल्क बहुत यूरोप में महंगे मिलते थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें महंगी चीप यहाँ से सस्ते में ख़रीदा और वहाँ जाके महंगे में बेच दिया। मान लीजिए यहाँ उन्होंने 100 में ख़रीदा। ठीक है, यहाँ उन्हें 100 रुपीज़ में ख़रीदा और वहाँ इंग्लैंड में कहाँ ख़रीदा? इंग्लैंड में जाके बेच दिया इन्हें इन लोगों ने 1000 रुपये में। ठीक है, तो यही डिफरेंस है 100 और 1000 में कि उन्होंने चीप में बेचा और महंगे दाम में बेच दिया। चीप में ख़रीदा और महंगे दाम में बेच दिया। पेपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिनेमन वर इन ग्रेट डिमांड। तो ये पेपर, क्लोव्स, सिनेमम ये सारी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में थे। ठीक है, इनको मतलब यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा फेमस थे और ये सारी चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, तो इन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स accumulated wealth by the trade of India and caught attention of the other European powers। ठीक है, ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू compete with other European companies such as France, Dutch and Portuguese। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली जो है मतलब ट्रेड राइट कर रही थी इंडिया के साथ, है ना? मतलब इंग्लैंड से तो अकेली आई थी ना, ये एक ही कंपनी थी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी। फिर दूसरे जो कंट्रीज़ के यूरोपियन पावर्स थे वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। कौन से कंपनीज़ के ट्रेड करना चाहते थे? फ्रांस, डच, पोर्तुगीज़। ठीक है, फ्रांस, डच और पोर्तुगीज़ ये जो कंट्रीज़ के मेंबर्स थे, ये कंपनी हमारे साथ ट्रेड करना चाहती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे कंट्री के लोग भी हमारे साथ ये ट्रेड करना चाहते थे। तो बिकॉज ऑफ द पावरफुल नेवल फोर्स ब्रिटिश वॉन ओवर अदर यूरोपियन पावर एंड बिकम द चैम्पियन ऑफ स्ट्रगल ऑफ मोनोटोनी ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब ब्रिटिश वाले की फ़ोर्स तो बहुत पावरफुल थी, इन लोगों ने कैसे करके इन सबको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इनकी आप कह सकते हैं कि इन्होंने इनकी शिप डुबा दी जिनमें ये ट्रेड का सामान लाते थे। ठीक है, वॉर्स होने लगी इन लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे करके सारे ये लोग हैं इंडिया के ट्रेड से चले गए और सिर्फ अकेला बच गया ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली बच गई और उन्होंने सोल राइट ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में कैसे ट्रेड करती है? इन 1651 इम्पॉर्टेंट है, 1651 में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, पहली इंग्लिश फैक्ट्री मतलब पहली बार उन्होंने हुगली नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ?
1651 में हुगली नदी, जो आई थिंक कलकत्ता साइड में गई, ठीक है, नदी के साइड में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। बैंक्स ऑफ रिवर होता है नदी के साइड में, किनारे में, ठीक है। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, ठीक है, और ये सूरत में ओपन हुई थी। तो 1607 में ओपन हुई थी। 1651 में ये इग्नोर करिए। 1651 में इंग्लिश फैक्ट्री बिल्डअप हुई थी ऑफ, और कहाँ हुई थी? हुगली नदी के किनारे हुई थी 1651 में। औरंगजेब इशूड अ फरमान। अब ऑर्डर, फरमान मतलब ऑर्डर, ठीक है। औरंगजेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब औरंगजेब ने भी ये ऑर्डर दे दिया कि कंपनी को ट्रेड करने का राइट है, उन्हें शायद टैक्स देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। द कंपनी ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस। अब कंपनी को और भी थोड़े से ऐसी ग्रांट फरमान चाहिए थे, तो वो मैनिपुलेट करने लगे, ठीक है, भड़काने लगे लोगों को, ज़मींदार्स को। फॉर ट्रेडिंग पर्पस द पासेस वर इशूड टू कंपनी ऑफिशियल्स, बट दे मिस यूज दीज passes for private trade and accumulate wealth on the name of the company। अब इन्हें पासेस भी दिए गए, ठीक है। अब कंपनी ऑफिशियल्स ने इनको दिए, पर इन लोगों ने क्या किया, इनने इनका मिसयूज़ किया, ठीक है। ये प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और मतलब ऐसे ही इनको थोड़ा सा मिसयूज़ कर रहे थे पावर्स को, ठीक है। जो इनको ऑर्डर्स फरमान दिए जा रहे थे, ये अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। Soon, because of private trade company suffered and went into loss, to cure the anomaly, British government made strict rules, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बने। हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जब वो लोग ट्रेड करने आए तो उनसे बैटल्स कैसे होने लगी, मतलब लड़ाइयाँ कैसे होने लगी। वो तो सिर्फ ट्रेड करने आए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, ठीक है, मुग़ल मतलब पावरफुल रूलर था, ठीक है, तो बंगाल नवाब्स जितने भी उनके गवर्नर्स थे, सूबादार ज़मींदार थे औरंगज़ेब के, उन्होंने अपनी पावर को, अपने किंगडम्स को उनसे अलग कर दिया, ठीक है, औरंगज़ेब से, जब उनकी डेथ हो गई। तो द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस एंड एज इट वॉज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड लेस प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब जो बंगाल का जो राजा था, उस वक्त शायद अलीवर्दी खान था, ठीक है, तो उन्होंने कंपनी को, मतलब कंपनी को कंसेशंस, ठीक है, कंपनी को ग्रांटिंग फरमान ये सब देना बंद कर दिया, टैक्स फ्री ये सब देना बंद कर दिया, क्योंकि इससे जो बंगाल की जो ट्रेड थी, मतलब बंगाल की जो रेवेन्यू सिस्टम थी, वो कम होती जा रही थी, ठीक है। द ब्रिटिश वांटेड द ड्यूटीज़ टू बी एबोलिश्ड, बट बंगाल नवाब्स रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो ब्रिटिश चाहते थे कि उनकी, मतलब उन्हें फ्री कर दिया जाए, टैक्स फ्री कर दिया जाए, ठीक है, तभी वो ट्रेड फैला पाएंगे, बट बंगाल नवाब्स ने वो रिफ्यूज़ कर दिया। British officials knew the condition of administration in Bengal and tried their autonomy by use of force। अब ब्रिटिश ऑफिशियल को पता चला कैसा, मतलब बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राजकाज है, बहुत ही ज़्यादा सख्त है, तो उन्होंने अपनी फोर्स को, अपनी आर्मी को यूज़ करने का फैसला किया। द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी कहाँ हुई थी? एज अ रिजल्ट ऑफ डिनायल ऑफ ट्रेडिंग राइट्स ऑन 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट एंड इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1757 में, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। इट वॉज द मेजर, ये सबसे, मतलब इंग्लिश ब्रिटिश वालों ने सबसे पहली लड़ाई कब जीती थी इंडिया में? 1757 में जीती थी। और वो कौन सी वॉर थी? बैटल ऑफ प्लासी की बैटल थी। अलीवर्दी खान, ये बंगाल के रूलर थे, ठीक है, और ये इनकी कब मृत्यु हुई थी? 1756 में हुई थी, ठीक है। 1757 में इन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी जीत ली थी, और 1756 में, एक साल पहले, अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी। तो अलीवर्दी खान, ये भी आता है एग्जाम में कि अलीवर्दी खान की डेथ कब हुई थी। एंड सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान के बेटे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया इन 1757, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि कंपनी की जो आर्मी है, ठीक है, उन्हें सिराजुद्दौला के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाय मीर जफर
Mir Jafar, one of the Sirajuddaula's commanders, betrayed Sirajuddaula and never fought the battle. तो मेन रीज़न क्या था, मतलब सिराजुद्दौला हार क्यों गए थे, ठीक है, सिराजुद्दौला हार इसलिए गए थे क्योंकि ये नहीं था कि उनकी आर्मी कम थी, फोर्सेस कम थी, ठीक है, सैनिक कम थे, ये नहीं था। मेन रीज़न ये था कि जो मीर ज़फ़र था, जो उनका एक कमांडर था, ठीक है, उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं, उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया, उन्होंने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला की फिर असैसिनेट कर दिया गया। मीर जफ़र वॉज प्रॉमिस्ड बाय क्लाइव टू बी मेड नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर जफ़र, क्लाइव ने मीर जफ़र को प्रॉमिस किया था कि अगर जब सिराजुद्दौला की हत्या हो जाएगी, क्रश कर देंगे, तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो इसलिए मीर जफ़र ने ये बैटल लड़ी ही नहीं। एज पर द डील, मीर जफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। डील के हिसाब से बंगाल का उन्हें राजा बना दिया गया आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला की हत्या और उन्हें मार दिया गया था, ठीक है। बट ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल एंड एक्चुअल पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। बट वो सिर्फ एक टाइप ऑफ पपेट रूलर था, बस उसको ऐसी नाम के लिए नवाब बना दिया गया था, बट जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, जितनी भी पावर थी वो ब्रिटिश वालों के हाथ में थी। मीर ज़फ़र सिर्फ नवाब था, उसको कुछ मतलब उनका सिर्फ काम, नवाब का सिर्फ काम था ब्रिटिश वालों को पैसा देंगे, कंसेशंस देंगे, और सारी पावर किसके हाथ में थी, बस थी ब्रिटिश वालों के हाथ में थी। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ है, बिहार में। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, जब प्लासी में जब सिराजुद्दौला हार गए, तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया, एसेसिनेट कर दिया गया, और मीर जफ़र को राजा बना दिया गया। अब मीर जफ़र तो एक पपेट रूलर था, मतलब किसी और, कोई पपेट रूलर होता है कि कोई भी इंसान जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा, उसे हम पपेट कहते हैं, कठपुतली, ठीक है। इन 1764, अब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में हुई थी आपकी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम। और ये कब हुई थी, ब्रिटिशर और मीर कासिम के बीच में हुई थी। मीर कासिम कौन है, ठीक है, अब मीर कासिम देखते हैं हम। व्हेन मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेज गिवन टू ब्रिटिशर्स। अब देखिए मीर कासिम कहाँ से आया, मीर जफ़र है, ठीक है, जब उनकी डेथ हो गई, मीर जफ़र की जब मतलब उन्हें हटा दिया गया क्योंकि वो विरोध कर रहे थे इन चीज़ों का कि नहीं, हम बंगाल की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो रेवेन्यू सिस्टम है वो नीचे जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू नीचे जा रहा है, तो मीर जफ़र को हटा के मीर कासिम को राजा मतलब नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम ने डिनाइड किया, ठीक है, जब मीर कासिम ने इस चीज़ का विरोध किया, तो बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। और जब मीर कासिम ने ये डिनाई कर दिया, तो प्रिविलेज मतलब किसको दी गई, ये जो सारी पावर थी शायद ब्रिटिशर को दे दी गई थी। मीर कासिम एबोलिश द ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन, ठीक है, अब उन्होंने भी ट्रेड ड्यूटी सबके लिए डाल दी, और ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू बेंगौर, ठीक है, बट दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर द वॉर, ठीक है। अब मीर कासिम ने वो सारी चीज़ें की, उन्होंने कंसेशन, ट्रेड ड्यूटी सब मतलब ब्रिटिश वालों पे सब पे लागू कर दिया, और ये तो ब्रिटिश वालों के खिलाफ हो गया, तो उन्होंने वॉर करने मतलब बैटल स्टार्ट करवा दी। इन दिस बैटल मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध, ठीक है, एंड शाह आलम द मुगल किंग फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। अब 3 लोग थे जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। एक थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, एक थे नवाब ऑफ अवध, और ये मतलब सिंपल है, मीर कासिम थे, और इन्होंने मुग़ल के अगेंस्ट लड़ा, ठीक है, और पर इन लोगों को और ये ब्रिटिश फोर्स को कौन लाया था, हेक्टर मुनरो लाया था। इन दिस बैटल जो ब्रिटिश थे वो भी कामयाब हो गए, ठीक है, एंड डिसाइड टू कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ओन। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी टेरिटरी, अपने राज काज को खुद से कंट्रोल करेंगे, मतलब अब नवाब कौन बनेंगे, अब ब्रिटिश नवाब बनेंगे। 1765 में मुग़ल रूलर्स थे, उन्होंने कंपनी को एज अ दीवान अपॉइंट किया, ठीक है, 1765 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कब अपॉइंट किया, एज अ दीवान। 70, देखिए जितनी भी डेट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, एंड दे ऑल्सो गेट द दीवानी राइट्स। अब इन्हें दीवानी राइट्स तो मिल गए बिहार और उड़ीसा के। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। अब देखिए नवाब्स को ना ब्रिटिश और इंग्लैंड फॉरेन वाले नवाब्स कह के चिढ़ाया या टीज करते थे। तो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया, 1764 में। ठीक है, आई थिंक 1764 में ही बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। हाँ, 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को फिर बंगाल का गवर्नर बना दिया क्योंकि नवाब तो हार गया। ठीक है, अब इन्होंने खुद को कंट्रोल, मतलब इन्होंने खुद राजकाज खुद पे कंट्रोल किया, तो रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया। नवाब्स एन एंजलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, एज ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ सिमिलर टू द नवाब्स एंड एवरीवन वाज ऑन द मर्जी ऑफ ब्रिटिश। तो इनको एक नवाब था, ठीक है, नवाब मतलब राजा या आप कह सकते हैं। ठीक है, और इनको ही इस बात पे चढ़ाया जाता था, रोल प्ले होता था। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब जो कंपनी का जो राजकाज है, मतलब रूल है, वो कैसे बढ़ा। द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857 brought forth some key aspects, like the company rarely launched a direct military attack on as a known country। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, अब वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में भी, इंटरनल पर्सनल जो अफेयर्स थे उन पे भी ये वो करने लगे, आप कह सकते हैं इंटरप्ट करने लगे। ठीक है, और मतलब ये इंडिया के जो अंदर की जो बातें थी रूलर्स की, ये उसमें घुसने लगे। ठीक है, इंटरनल मैटर्स में ये अपने ओपिनियंस को रखने लगे। तो ये क्या करते थे, इंडियन स्टेट को, मतलब कोई भी अननोन स्टेट है, जैसे कि आप मान लीजिए बिहार है। ठीक है, बिहार है, इसको बिहार जम्मू कोई भी जगह है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उन पे अटैक कर देते हैं बिना उन्हें बताए कि हाँ तो हम तुम पे बैटल करने वाले हैं। वो उन पे डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी को, मतलब कोई भी स्टेट को डायरेक्ट अटैक कर देंगे, डायरेक्ट उसमें सारी सारी मिलिट्री अटैक्स डाल देंगे। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो कंपनी थी, ठीक है, इंडियन स्टेट में अपने रेजिडेंट्स एजेंट्स डाल दिए। द कंपनी फोर्स स्टेट इनटू अ सब्सिडारी अलायंस। सब्सिडारी अलायंस क्या होता है, एंड द किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। इसका मतलब ये था कि कोई भी इंडियन रूलर, ठीक है, कोई भी इंडियन रूलर बिना बिना कंपनी के प्रोटेक्शन में, मतलब सेफ नहीं है। मतलब इंडियन, कोई भी इंडियन रूलर है, ठीक है, मान लीजिए आप उड़ीसा का कोई रूलर है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का कोई रूलर है, ठीक है, वो बिना, उसे कंपनी की जो आर्मी है, ठीक है, उसे कंपनी की आर्मी को अपने प्रोटेक्शन में रखना होगा। नहीं तो नहीं तो अगर वो कंपनी की आर्मी को नहीं रखेगा तो उन्हें कंपनी डायरेक्ट अटैक, कभी भी अटैक कर सकते हैं उनके एरिया पे। ठीक है, उनके जो स्टेट है उन्हें हमेशा कंपनी की आर्मी प्रोटेक्ट करेगी। और ये कंपनी की आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को ही पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था कंपनी को। मतलब सिंपल मतलब ये है कि ब्रिटिश आर्मी को आपको एक मतलब ब्रिटिश आर्मी आपको एक प्रोटेक्शन देगी, वही इसका सेम मीनिंग था। इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट टू द आर्मी, जब अगर आपने पेमेंट नहीं दी ना वापस, मतलब आपने ब्रिटिश वालों को पेमेंट नहीं दे पाए, इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे रेवेन्यू, तो आपकी जो टेरिटरी है वो ले ली जाती थी। उन्होंने अवध और हैदराबाद को इन्हीं सब्सिडारी अलायंस से ले लिया था। नाउ हमारा आता है द टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस।